मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लिमिट्स, जो कि डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले चैप्टर आते हैं लिमिट्स। आप लिमिट्स का पहले हम एक बार मीनिंग देखेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेकर, फिर हम इसको एल्जेब्रिक फंक्शन लेकर देखेंगे और फिर इसमें कैलकुलस का रोल हम देखेंगे। ठीक है, तो लिमिट जैसे कि नाम से क्लियर है कि लिमिट कर देना, मतलब अपर लिमिट, लोअर लिमिट। लिमिट का कुछ कुछ मीनिंग होते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू, जहां तक कोई फंक्शन जा सकता है। जैसे कुछ बहुत सिंपल एग्जांपल लेके पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह की सीरीज है जो हमने प्रोग्रेशन के अंदर पड़ी हुई है कि सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टिल n टर्म्स। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है और सीरीज n टर्म्स तक जा रही है। तो अगर n की वैल्यू, सपोज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, n बहुत बड़ा नंबर ले लिया आपने, n की वैल्यू 1000, 10,000, 20,000 टाइप की है, तो जो आपका सम है जिसको हमने s लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नो कि सम अप टू इनफाइनाइट टर्म, जिन लोगों को नहीं पता मैं लिख देता हूं। अगर आपकी कैसी सीरीज है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, तो इसका सम होता है अप टू इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर। आर इज द कॉमन रेशियो। तो इस सीरीज का सम क्या आना चाहिए? इट शुड बी 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। दिस आंसर इज 2। तो आप जितनी ज्यादा टर्म्स ऐड करेंगे उतना ही आंसर 2 के क्लोज होता जाएगा। जितने हम कम टर्म्स ऐड करेंगे आंसर उतना ही दूर रहेगा। हम इसका मीनिंग ये हुआ कि इनफाइनाइट तक तो हम जा नहीं सकते। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट तो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड तो नहीं कर सकते, तो आप भी समझते हैं। लेकिन हमने एक हाइपोथेटिकल केस देखा कि अगर ये पॉसिबल हो कि हम इनफाइनाइट टाइम्स तक इसको ऐड करके देखें, तो सम 2 से बड़ा नहीं होगा। सम कितना आएगा? हमेशा 2 के बराबर। ये अगर आप इसको ग्राफिकली देखें कि मान लीजिए ये आपका जो एक्स एक्सिस है, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, ये n की वैल्यू, और जो इधर y एक्सिस है ये आपका शो करता है सम। सम मतलब s। तो जो सीरीज का सम आएगा वो एक बड़ा अच्छा पैटर्न फॉलो करेगा। और वो कैसे पैटर्न आएगा देखिए ऐसा। जब n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर कितना आएगा? 1। n की वैल्यू 2 होगी, मतलब दो टर्म्स का सम, आंसर कितना आएगा? 3/2। तो सम धीरे 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 ऐसे बढ़ेगा। एक सेकेंड, इसमें पहले एक लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब हम इस पे आते हैं। तो सम धीरे धीरे बढ़ेगा और सम बढ़ते 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 ऐसे होता जाएगा। कुछ कुछ ऐसा सम बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि n बढ़ता जा रहा है सम भी बढ़ता जा रहा है, पर क्या कोई सम की अपर लिमिट है? यस, बिल्कुल है। ये सम कभी 2 को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो आपने लाइन बनाई है ये क्या है? दिस इज सम इज इक्वल टू 2। और 2 कब अचीव होगा? जब आप बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे। तो लिमिट का एक थोड़ा सा आइडिया आपको इससे मिलता है कि लिमिट हम इसको बोलते हैं। हमने वो अचीव नहीं किया, आपने इन्फिनिटी तक जाके नहीं देखा, पर हमने एक रिजल्ट दिया कि व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी योर सम विल टेंड टू 2, कि सम आपके 2 की तरफ चलेगा। कई ऐसे क्वेश्चंस आपको देखेंगे जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, सिंपल सा क्वेश्चन होता है ऐसा, तो उसमें लिमिट हो या सिंपल वैल्यू, दोनों का सेम मतलब। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, y इज टेंडिंग टू 4। तो आप कहेंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, x की वैल्यू 1 रख दीजिए, आपका आंसर y आ गया। तो बात बिल्कुल सही है। कई बड़े सिंपल क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों एक ही बात होती है। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे ये वाला 1 प्लस 1/2, 1/4, 1/8, n की वैल्यू इंफिनिटी आप रख नहीं सकते हैं, पर हम थियोरेटिकली बता सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा ये 2 के आसपास होगा। इसको बोलते हैं हम लिमिट। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है लिमिट का बेसिक मीनिंग? जैसे और देखते हैं एग्जांपल। एक आपने पढ़ा नहीं होगा, एक बड़ी फेमस सीरीज है कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर टिल इंफिनिटी। जैसे हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इस सीरीज के एक बड़ा अच्छा आंसर आता है। अगर आप इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करते जाएंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा, इट इज π²/6। हमें उम्मीद नहीं होती ऐसे आंसर आने की। अब आप ये बताइए, अगर आप पहले दो टर्म्स को ऐड करेंगे, यस नो में आंसर देना,
तो क्या आपके आंसर में पाई आना चाहिए कभी? भाई आपने सिर्फ पहले दो टर्म्स को ऐड किया, तो क्या पाई के आने की कोई चांस है? बिल्कुल नहीं है। आंसर आएगा 1/1 प्लस 1/4, आंसर विल बी 5/4। आपने पहले तीन टर्म्स को ऐड किया, तो क्या पाई के आने की कोई चांसेस है? पाई होता है, पाई आप जानते हैं 3.14। फिर आपने पहले चार टर्म्स को ऐड किया तो पाई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड करेंगे तो आंसर विल बी π²/6। अब इसको हम एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे पाई आ जाता है। लिमिट कुछ कुछ इसका नाम है कि एक फंक्शन जब हम इनफाइनाइट टाइम तक ऐड करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ये फिर हम लिमिट से देखते हैं। तो अब मैं बहुत एक लास्ट लाइन बोलता हूं कि जिन फंक्शंस को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, जिन फंक्शंस को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम उनकी लिमिट निकाल देते हैं, है ना, लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा है कि y इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x-1। आपको इसकी लिमिट बतानी है x इज टेंडिंग टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये क्वेश्चन हमारा। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए आप। एक होता है x इज इक्वल टू 1, एक होता है x इज टेंडिंग टू 1। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई वन केस इज x इज इक्वल टू 1 एग्जैक्टली, सेकंड केस इज x इज टेंडिंग टू 1। दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? टेक्निकली दोनों में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ, कोई भी, दोनों में क्या डिफरेंस है? सो x इजिकल टू 1 का मीनिंग है एग्जैक्ट x की वैल्यू 1 है, ये बात तो समझ में आती है। x टेंडिंग टू 1 का मतलब है x 1 के आसपास है, तो इसका मतलब है x कैन बी 1 प्लस समथिंग। उस समथिंग को नॉर्मली हम h लिखते हैं, h मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, और x कैन बी 1 माइनस समथिंग। तो या तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा, ये x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम, 1 नहीं है, तो उसको बोलते हैं टेंडिंग टू। इसलिए जो इनफाइनाइट है उसके लिए हम टेंडिंग टू वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज हम वहां तक पहुंच तो पाते नहीं है, हम उसके आसपास जाते हैं, तो हम बोलेंगे एक्स इज टेंडिंग टू दिस। और इसके एग्जांपल बताता हूं मैं आपको ज्योमेट्रिकल। मान लीजिए आपने एक पॉलीगन बनाया, मतलब आपने एक हेक्सागन या ऑक्टागन बना दिया। चलो मैं बना के दिखाता हूं। और अब हम समझेंगे लिमिट का क्या मतलब हुआ। तो हमने एक 12 साइड का पॉलीगन बनाया, ठीक है, 12 साइड का। क्या आप इस बात पे एग्री करेंगे कि ये पॉलीगन काफी हद तक सर्कल के जैसा दिख रहा है? सिर्फ यस नो कमेंट करना। कैन आई से दिस पॉलीगन इज वेरी वेरी सिमिलर टू ए सर्कल? दूर से आप इसको देखेंगे तो आपको सर्कल जैसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी थी? नंबर ऑफ साइड्स आर 12। अब मैं कहता हूं मैंने नंबर ऑफ साइड्स को 12 की जगह 24 कर दिए, तो क्या ये ज्यादा क्लोज होगा सर्कल के और भी बेटर दिखेगा? बिल्कुल ठीक है। और अगर n की वैल्यू मैं कहता हूं n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो द शेप ऑफ दिस पॉलीगन इज टेंडिंग टू क्या हो जाना चाहिए? सर्कल। तो ये लिमिटिंग लिमिटिंग चीजों का या लिमिट का कुछ कुछ ऐसा मीनिंग है कि जैसे जैसे पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी तो आपकी शेप सर्कल की जैसी होती जाएगी। याद रखना, सर्कल होगी नहीं, सर्कल कभी नहीं बनेगा ये, आप ये हमेशा पॉलीगन ही रहेगा। जब भी आप उसको जूम इन करके देखेंगे तो आपको उसमें कॉर्नर्स दिखेंगे, है ना। आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसको देखिए, बहुत हाई रिजोल्यूशन पे देखिए तो आपको कॉर्नर दिखेंगे। सर्कल में कॉर्नर नहीं दिखना चाहिए, बट हम टेंडिंग टू वर्ड यूज कर सकते हैं, इसलिए टेंडिंग टू का मीनिंग अलग होता है, इक्वल टू का मीनिंग अलग है। अब इस पे आ जाइए। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रख दूं तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। 0/0 एक मीनिंगलेस आंसर होता है, हम अब अगली स्लाइड में उसकी बात करेंगे, तो उससे आंसर इसका नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, इट इज x+1 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई x-1। x-1 से x-1 कट जाएगा, सो द आंसर इज x+1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू x+1। When x is tending to 1, it means y is tending to 2। अब आप पूछेंगे क्या हम इस x-1 को x-1 से काट सकते हैं?
यस, काट सकते हैं, तभी काट सकते हैं अगर ये जीरो ना हो। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो नहीं कटता है। और अगर x 1 के आसपास है, 1 नहीं है, तो फिर ये आपस में कट सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने x को 1 के आसपास क्या लिया मैं एक नंबर ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 1.001, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.001 प्लस 1, इट इज 2.001 इंटू 1.001 माइनस 1, 0.001 डिवाइडेड बाई 1.001 माइनस 1, 0.001। 0.001 से 0.001 कट जाएगा, ये क्योंकि जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है, तो आंसर विल बी 2.001, दैट इज वेरी क्लोज टू 2। तो लिमिट में और वैल्यू में डिफरेंस होता है, एक तो होता है एग्जैक्ट वैल्यू, एक होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन वो एक हाइपोथेटिकल केस है कि अगर आप x की वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे तो y की वैल्यू कैसी आएगी, किस तरह की आएगी, उसको हम लिमिट बोलते हैं। अभी जो डिवीजन बाय जीरो का ऑपरेशन है, इसको एक बार आप देख लेते हैं डिटेल में। देखो मैथ्स में कौन कौन से ऑपरेशन ट्रबल करते हैं, जो जो अच्छे से डिफाइंड नहीं होते, उसी के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है, और उसी की वजह से मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। जैसे आप बताना क्या आंसर आएगा, व्हाट इज 0 इंटू 2, व्हाट इज आंसर? जल्दी बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 0 इंटू 2, आंसर इज 0। ठीक है, व्हाट इज 0 इंटू 4? इज ऑल्सो 0, ये भी 0 है। क्या दो जीरोज हमेशा इक्वल होती हैं? यस और नो, क्या हम दो जीरोज को इक्वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, क्या दो जीरोज बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी जीरोज होती हैं, या हमेशा इक्वल होती हैं? तो आंसर है यस, नो नहीं आंसर, जीरो हमेशा जीरो के बराबर होती है। गड़बड़ आगे होगी, अब आप इस जीरो को उधर ले आइए, तो 0/0, इस 2 को उधर ले जाइए 4/2, एक आंसर तो ये हुआ। और अगर आप इस जीरो को उधर ले जाइए तो 0/0 इज इक्वल टू 2/4। तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, बड़े कंफ्यूजिंग आंसर आपको मिलेंगे। इसका मतलब एक बात तो पक्का होगी कि जो 0/0 है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, एंड दिस क्वांटिटी इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जब भी 0/0 केस बने तो हमें इसको अवॉइड करना है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। एक तो ये, सिमिलरली अगर हम कहते हैं 2/0, तो वैसे हम कहते हैं कि इंफिनिटी है, पर इसका भी मीनिंग नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नॉट डिफाइंड। तो एक तो हमें जीरो से डिवाइड नहीं करना है, और एक हमें 0/0 नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी सब चलेगा। ठीक है, डिवीजन में किसी और नंबर से आप डिवाइड करने चलेगा, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा। अच्छा, और बताइए, व्हाट इज 1 टू द पावर 0? किसी भी नंबर की पावर हम जीरो करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। लेकिन व्हाट इज 0 टू द पावर 0? 0 टू द पावर 0, सो 0 टू द पावर 0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम इसके जगह, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1 की पावर वेरी वेरी बिग नंबर। आपके एक नंबर 1 के बहुत पास है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, तो दिस आंसर इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखिए एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 1 के आसपास है, दिस इज वेरी क्लोज टू 1, उसकी पावर बहुत बड़ी है, तो आंसर हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो नंबर है 0 टू द पावर 1, दिस इज परफेक्ट जीरो। इनफाइनाइट इंटू 0, दिस इज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, जीरो सबको इंटू करके जीरो कर देता है। इनफाइनाइट से अगर आप इंटू करेंगे तो आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, जब ये दोनों आपस में इंटू होंगे तो क्या आंसर आएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, कितना आंसर आएगा बताओ? जल्दी। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, आंसर इज नॉट 1, दिस इज अगेन क्वेश्चन मार्क। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है? आप इनफाइनाइट का सिंपलेस्ट मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट रिलेटिवली एक बहुत बड़े नंबर को बोलते हैं, रिलेटिवली, जिसका मतलब ये हुआ
कि जैसा आपके एक नंबर है 1, इस 1 के मुकाबले 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 होता है 1000 करोड़। ये नंबर इसके मुकाबले बहुत बड़ा है, मतलब अगर ये 1 है तो इन्फिनिटी हो गया, लेकिन इसके मुकाबले अगर ये नंबर हम देखें 10 टू द पावर 30, तो ये नंबर इसके मुकाबले इन्फिनिटी है और ये नंबर इसके मुकाबले 0 है। तो इन्फिनिटी का मतलब रिलेटिवली वेरी वेरी बिग नंबर, जिस नंबर से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए इसके मुकाबले ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो दो इन्फिनिटी इक्वल नहीं होते। इन्फिनिटी सिर्फ एक आइडिया है, हम उसको एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ आ रहा आपको नंबर? ही ठीक है। तो इनफाइनाइट हमेशा बहुत बड़ा नंबर, तो दो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज क्वेश्चन मार्क। अच्छा, व्हाट इज इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट? जल्दी। वेरी गुड। सो आंसर इज इनफाइनाइट। इसमें कोई दुविधा नहीं है भाई, ये भी बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, बहुत बड़ा। बट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये कितना आंसर बताओ? दिस इज अगेन क्वेश्चन मार्क। तो जिनमें आपको दो रिजल्ट्स आने के चांस हो कि भाई पता नहीं पहला नंबर क्या है, उसकी जगह क्या लगाते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और उन्हीं के लिए हमें लिमिट्स निकालने की जरूरत पड़ती है फाइनली, उन्हीं के लिए। और 0/0 से काफी गड़बड़ होती है। 0/0 एक मीनिंगलेस आंसर है। जैसे मैं कई बार एक क्लास में एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए कि देखो 0/0 का एग्जांपल है। सपोज एक्स स्क्वायर इज 25, सॉरी यहां शुरू किया। सपोज एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज 25। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 माइनस 25। भाई एक्स की वैल्यू तो 5 है ना, तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया? एक्स इंटू एक्स। दूसरे वाले एक्स की जगह 5 लिख दिया। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए आपस में। यहां तक बताओ कोई डिसएग्रीमेंट? अगर एक्स 5 होगा तो पक्का एक्स स्क्वायर 25 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 पक्का एक्स इंटू 5 माइनस 25 होगा। इसके फैक्टर्स कर दिए मैंने। इट इज एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इज कॉमन इंटू एक्स माइनस 5। दोनों तरफ से अगर आप x माइनस 5 काट देंगे तो आंसर आएगा x प्लस 5 इजिकल टू 5। एंड आप देखिए व्हाट वाज x, ओरिजिनली जो हमने x को लिया था 5, यहां रख दीजिए 5, तो 5 प्लस 5 इजिकल टू 5 और 10 इजिकल टू 5। तब बताइए कौन से स्टेप में गलती है? अगर अगर ये आपका पहला स्टेप है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, किसी एक स्टेप में गलती है और थ्योरेटिकल मिस्टेक है। बताओ किस स्टेप में गलती हो? तो गलती यह है कि x माइनस 5 को आप कैंसिल नहीं कर सकते, जो हमने दोनों तरफ से कर दिए। क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 है तो फिर x माइनस 5 की वैल्यू 0 है। तो ये नंबर जो आपने इससे काट दिया है, तो हमने 0 से 0 को काट दिया है। तो ये गलत स्टेप है। क्या गलती है? कि हम x माइनस 5 को x माइनस 5 से काट नहीं सकते। इसी चैप्टर लिमिट में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 2-3 प्रॉब्लम की वजह से आते हैं कि 0 से 0 को नहीं काट सकते। अच्छा, एक और चीज देखो, हम 0 से 0 को नहीं काट सकते। आपसे यस और नो में कमेंट करना। लेकिन क्या मैं लिख सकता हूं 0.0001 डिवाइडेड बाई 0.0001? व्हाट इज द आंसर? सबका आंसर आना चाहिए। क्या ये आंसर पक्का 1 होगा या ये इनडिटर्मिनेट होगा? दिस आंसर इज 1। देखो इससे भी छोटा, ये तो फिर भी आपने 1/10,000 नंबर लिया। मान लीजिए आपने कहा कि एक ई लिखा मैंने ऊपर, नीचे भी क्या लिखा? ई। ई क्या है? ई इज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमारे हिसाब से इतना छोटा है कि आपको दिखता नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है आपने पढ़ा होगा स्कूल में, किसी को याद है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन का कितना वेट होना चाहिए? 1.6 10 टू द पावर -19? नहीं,
एक्चुअली ये है 10⁻31, बिल्कुल सही, परी ने एकदम सही लिखा है, 10⁻31 kg अपॉन 10⁻31 kg। अब आप सोचिए 10⁻31 kg कितना छोटा नंबर है। ये इतना छोटा नंबर है कि 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम वेट में 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमारे साइज के हिसाब से ये जीरो था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से जीरो नहीं है। उनका रेशो कितना आना चाहिए? उनका रेशो 1 आना चाहिए। तो लिमिट के कुछ ही बहुत अच्छे और समझ में आने वाले एग्जांपल्स हैं कि हमारे हिसाब से कोई क्वांटिटी इतनी छोटी है कि हम उसको परसीव नहीं कर पाते, पर आप उसी के स्केल पे जाके देखेंगे तो आप उसका रेशियो भी निकाल पाएंगे, सारी चीजें निकाल पाएंगे। अच्छा, दूसरा देखिए, सिमिलरली, व्हाट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज क्वेश्चन मार्क। आपको नहीं पता, ठीक है। अब अच्छा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का आंसर इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन के बजाय हम उल्टी बात करते हैं, सन का वेट कितना है? व्हाट इज द वेट ऑफ सन? 10⁻30 kg। बस ये -31 kg है और +30 kg है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सन 10⁻30 kg। दोनों बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। हमारे हिसाब से इनफाइनाइट है, क्योंकि सन के मुकाबले जो अर्थ है वो एक डॉट के बराबर है, और हमारा साइज तो और भी छोटा हुआ उसके मुकाबले। तो लेकिन दिस आंसर इज 1। अब ऐसा नहीं कि सन को हम हमेशा इनफाइनाइट ट्रीट कर सकते हैं, सन से भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। आप गैलेक्सीज पर जाएंगे तो सन का साइज 0 दिखेगा आपको। इसलिए जब हम इनफाइनाइट कोट करते हैं तो हमें पता ही नहीं वो नंबर क्या है। जैसे आपका एक नंबर है 0.0001, एक दूसरा इसका नंबर है इसके आसपास 1 लाख, इसके मुकाबले ये इनफाइनाइट है। तो आप समझे इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट हमेशा रिलेटिव टर्म है कि दूसरे नंबर के मुकाबले ये नंबर कितना बड़ा है, वो इन्फिनिटी है। टेक्निकल डेफिनेशन इन्फिनिटी क्या है कि इनफाइनाइट वो है जो किसी भी फाइनाइट नंबर से बड़ा है, काफी बड़ा नंबर, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। इसलिए इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, पता नहीं क्या आंसर आएगा। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, पक्का इनफाइनाइट आंसर आएगा। 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड, सो वी कैन नॉट डिवाइड 0 अपॉन 0, दिस आंसर इज क्वेश्चन मार्क। बट वी कैन डिवाइड 0.001 अपॉन 0.001, ये आपका आंसर आएगा। ये इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके लिए ज्यादातर बुक्स में एक सिंबल लिखा होता है कि एप्साइलन। एप्साइलन क्या होता है? बहुत छोटी क्वांटिटी को लिखते हैं, अपॉन ट्वाइस एप्साइलन। एप्साइलन बहुत छोटा है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा बड़ा। तो बताइए आंसर कितना आना चाहिए? जल्दी बताइए। वेरी स्मॉल नंबर अपॉन डबल ऑफ द सेम स्मॉल नंबर, व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज कंफर्म 1/2। इसको हम इससे काट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके दूसरे एग्जांपल लेते हैं। वही जैसे हमने लास्ट सेशन, लास्ट स्लाइड में देखा था। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन आपका y इज इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज टेंडिंग टू 3? तो हम डायरेक्टली तो 3 पुट करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, उससे इसका आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या पुट करेंगे? x इज टेंडिंग टू 3 नॉट इक्वल टू 3। तो फिर इसके फैक्टर्स कर लीजिए। तो आंसर इज x - 3 इंटू x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3। अब आप यस नो बताना, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं? बिकॉज x 3 नहीं है, 3 के आसपास है, तो ये इससे कट सकते हैं। तो आंसर विल बी x + 3 एंड x वाज वेरी क्लोज टू 3, आंसर इज 3 + 3 6 आंसर। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर x 3 के आसपास है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस समथिंग। सपोज 3 + h है x की वैल्यू, तो फिर x² कितना हो जाएगा? x² इज 9 + h² + 6h, a² + b² + 2ab। So x² - 9 will be h² + 6h। तो अब बताइए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y will be x² - 9 h² + 6h डिवाइडेड बाई x - 3। x - 3 क्या हो जाएगा? h।
h से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो आंसर हो गया h प्लस 6। और h क्या था? h वाज वेरी वेरी स्मॉल, h वाज टेंडिंग टू 0, तो आंसर इज 6। आपको जब 12th क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाना होता है तो हमें ये मेथड भी दिखाना पड़ता है कई बार। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सीधे वैल्यू पुट करें, इसको इससे काट दें और आपका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसको बोलते हैं फैक्टर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्वेश्चन इसी तरीके से निकलते हैं कि भाई आप फैक्टर्स कॉमन निकाल लीजिए, उसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और देखिए क्वेश्चन, चलो मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 वेयर x इज टेंडिंग टू 2। बताइए y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ठीक है, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1, क्योंकि ऊपर वाले नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या फैक्टर्स होंगे? इट इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये इससे कट जाएगा बिकॉज x 2 नहीं है बल्कि 2 के आसपास है। सो आंसर इज x माइनस 3, और x की वैल्यू 2 थी, सो आंसर इज 2 माइनस 3 माइनस 1। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप 2 के आसपास रख के देखेंगे नंबर 1.99 2.01, तो आंसर -1 मिलेगा। तो कॉमन फैक्टर लेके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कई सारे मेथड पढ़ेंगे, उसमें से एक मेथड है कि कॉमन फैक्टर हटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ग्राफिकली लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का क्या मीनिंग हुआ, कैसे वैल्यू आती है? तो एक एग्जांपल तो हमने ले लिया था शुरू में, एक और ले लेता हूं मैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप कमेंट करना मैं पूछूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज y? ये सो एक टेबल ही बना लेता हूं मैं, तो कई सारे वैल्यू निकाल पाएंगे, हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होगी। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y। x इज इक्वल टू 0, जल्दी बताओ कितना आंसर? 0 पे कितना आंसर? 0 पे आंसर 1, बिकॉज 10 की पावर 0 कितना होता है? 1। 0 पे आंसर 1। 1 पे कितना आंसर? 10 टू द पावर -1 मतलब 1 अपॉन 10। 10 टू द पावर -1 होता है 1 अपॉन 10। सिमिलरली 2 पे कितना आंसर? सॉरी, 2 की जगह पहले -1 पे कितना आंसर? -1 का स्क्वायर भी क्या होगा? +1 ही हो जाएगा, तो आंसर वापस सेम आएगा 1 अपॉन 10। 2 पे कितना आंसर? 2 का स्क्वायर 4, तो 10 की पावर 4 -4, तो 1 अपॉन 10,000। -2 पे कितना आंसर? 1 अपॉन 10,000। तो क्वेश्चन हमारा ये कि एज x टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये तो वैसे ही बता देंगे अंदाज से कितना आंसर इसका आएगा। जल्दी बताइए, अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू किसके आसपास होगी? 0 के आसपास होगी। आप ही देख लीजिए, पैटर्न कम हो रहा है, पहले 1, फिर 1/10, फिर 1/10,000, आगे और भी छोटा आंसर आएगा। मान लीजिए x की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 10 की पावर -100, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 100। एक बात याद रखना, e टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर m। तो जो भी माइनस पावर होती है उसको हम नीचे ले जाते हैं। अब ग्राफिकली इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने मान लीजिए ये बना लिया आपका y और ये x, और इसका ग्राफ एक बार बना के देखते हैं कैसे ग्राफ बनना चाहिए। ये वैल्यू धीरे 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 कम हो जाएगी। ये कुछ कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा, वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहां पर क्या वैल्यू है? सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पर है।
ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। तो x की वैल्यू बढ़ रही है इधर, आंसर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब x इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो बताइए y की वैल्यू क्या हो रही है। अभी आप देखेंगे जीरो हुई नहीं है, लेकिन आप इन्फाइनाइट तक गए भी तो नहीं है। When x is tending to infinity, the value of y will be tending to zero. ये लिमिट का मीनिंग है। इसके बोलते हैं नियर जीरो, टेंडिंग टू जीरो, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। लिमिट का मतलब है। अब मेरे हिसाब से काफी हद तक अब क्लियर होगा कि लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अच्छा, आप कई क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं, अच्छा क्या आंसर करता हूं, y इज टेंडिंग टू जीरो। हाँ, कई क्वेश्चन में क्या होता है, व्हेन यू से x इज टेंडिंग टू टू, तो टेंडिंग टू टू का मतलब हुआ नियर टू टू, इन द नेबरहुड ऑफ टू। तो उसके दो मतलब होते हैं, ये तो आप लेफ्ट साइड से टू की तरफ जा रहे हैं या फिर आप राइट साइड से टू की तरफ आ रहे हैं, दोनों मतलब हुए ना उसके। भाई आप 1.99 पर हैं या फिर आप 2.001 पर हैं, दोनों का मतलब होता है वेरी क्लोज टू टू। तो एक को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, एक को बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसी सेम क्वेश्चन में मैं इसमें कलर अलग यूज कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ये ऐसा कहता, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, कि व्हेन x इज टेंडिंग टू जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो टेंडिंग टू जीरो का दो मतलब है कि भाई x की वैल्यू जीरो के आसपास है। जीरो के आसपास होने का मतलब है कि x कैन बी जीरो माइनस एच, जीरो से थोड़ा छोटा, और x कैन बी जीरो प्लस एच, जीरो से थोड़ा बड़ा। तो अगर हम जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू पे जाएंगे तो आपको आंसर यहां कहीं मिलेगा, ये वाला आंसर। आप जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे जाएंगे तो आपको शायद ये वाला आंसर मिलेगा। काफी पास मैंने लाइन बना दी, आपको अंतर दिख रहा होगा फिर भी। ये है x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो सुपरस्क्रिप्ट में प्लस, और ये वाला पार्ट क्या आपका x इज इक्वल टू जीरो माइनस। तो आप बताना क्या आंसर आएगा। जीरो प्लस पर और जीरो माइनस पर क्या ग्राफ की सेम वैल्यू है या ग्राफ की डिफरेंट वैल्यूज हैं? जल्दी बताइए। सेम वैल्यूज और डिफरेंट, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज, और डिफरेंट वैल्यूज, कि भाई एक आंसर 10 आ रहा है, एक आंसर 5 आ रहा है, तो आंसर सेम है बिल्कुल। ये पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपने थोड़ा सा गैप बनाया है। मैंने तो गैप इसलिए बनाया कि दिखाने के लिए डिफरेंस। आप एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं तो दोनों जो ब्लू लाइंस है, लाइट ब्लू, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती, बिकॉज एच इज वेरी वेरी स्मॉल, एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो अगर एक्स जीरो के आसपास है तो वाई इज वेरी क्लोज टू वन, और ये वैल्यूज आपकी सेम है, बिकॉज ये कौन से पार्ट था आपका, ये तो वाई इजिकल टू वन था ना। भाई जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी थी, वन। तो ये मेरी लाइन है वाई इजिकल टू वन। तो यहां से हम एक नए आर्टिकल में एंटर होते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, कई क्वेश्चन में ये वैल्यूज सेम आ जाती हैं, कई क्वेश्चन में वैल्यूज डिफरेंट आ सकती हैं। जैसे अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन आपका, वही जैसे हमने पिछले पार्ट में लिया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टू a माइनस एच। एक्स की वैल्यू a से थोड़ी कम है, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन वेयर एक्स इज टेंडिंग टू a प्लस एच एफ एक्स। इसके एग्जांपल में ले लेता हूं जो हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किया था। मान लीजिए y की वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो एक केस होगा कि x इज टेंडिंग टू टू प्लस एच, हालांकि टेंडिंग टू की जगह इक्वल टू साइन आना चाहिए। टेंडिंग टू टू का मतलब होता है इज इक्वल टू टू प्लस एच, और x इज इक्वल टू टू माइनस एच। दोनों ही केस में y का आंसर कितना आएगा, y एक्चुअल में हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ये तो कटना ही है, तो आंसर विल बी एक्स प्लस टू, और x की वैल्यू टू प्लस एच है तो आंसर हो जाएगा फोर प्लस एच। यहां पर भी y की वैल्यू सेम होगी, y विल बी सेम एज एक्स माइनस टू
इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इजिकल टू एक्स प्लस टू, और एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच है, तो इट इज 4 माइनस एच। अब अगर h को जीरो ही होना है, h अगर जीरो ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो जाएंगी। सिंस h इज टेंडिंग टू जीरो, so this implies limit of the function is tending to 4। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, कि भाई लिमिट आ रही है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो पार्ट हम देख रहे हैं यहां पर। देखिए कई एग्जांपल आपके ऐसे होते हैं इस तरह के। ध्यान से देखिए, सो क्या हुआ कि अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इज टेंडिंग टू जीरो। तब बताइए x टेंडिंग टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? मतलब अगर आप ग्राफ में लेफ्ट साइड से चलते जाएं और जीरो तक पहुंच जाएं तो आप किस पॉइंट पे आकर रुकेंगे? तो जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा सा इधर। और अगर आप जीरो के राइट साइड में से शुरू करें तो आप इस पॉइंट पे आएंगे। क्या ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे आपको मिल रहे हैं? दोनों पॉइंट सेम हाइट पे मिल रहे हैं, और वो हाइट कितनी है? 1। तो हम बोल पाएंगे द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, सो वाई इज टेंडिंग टू 1। ये एग्जांपल हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उसको बोलेंगे हम एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये पहला केस हुआ। अब चलिए इसका दूसरा एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ये इसका दूसरा एग्जांपल है। इसमें अगर आप लेफ्ट साइड से मूव करें और जीरो तक आए तो आप किस पॉइंट पे पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे 2 पर। ठीक है, तो आपका आंसर यहां मिलेगा, ये मिला आंसर। और अगर आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे और 2 की तरफ जाएंगे तो आप पहुंचेंगे 1 पर। तो फिर आप क्या कहेंगे कि जब x की वैल्यू 0 की तरफ आती है तो y की वैल्यू कहां जाती है? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम बोलेंगे व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, y इज टेंडिंग टू कहां? दो वैल्यूज पर, या तो y 1 की तरफ चला जाता है या फिर y 2 की तरफ। तो पक्का नहीं पता आपको, तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो जाने चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी? भाई आप ये कमेंट ही नहीं कर पाएंगे कि इस फंक्शन में जब x जीरो की तरफ जा रहा है तो y किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है? तो y दो नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक बार 1 की तरफ और एक बार 2 की तरफ। तो वी कैन ओनली से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x इज टेंडिंग टू जीरो। अगर ये दोनों पॉइंट सेम होते, एक फिक्स वैल्यू होती, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट और दोनों वैल्यूज आपकी सेम है। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब हम इसी आर्टिकल पे आगे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करती, कब आपको आंसर में देना पड़ेगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक केस क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉर्मली वैसे कई बुक्स अलग लिखते हैं, कुछ अलग अलग लिखती हैं, लेकिन इनफाइनाइट अगर वैल्यू आ जाए तो उसको भी क्या कहते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ये तो बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन लिमिट तभी होती है जब एक फिक्स आंसर आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है कि व्हाट इज टेन थीटा व्हेन थीटा इज टेंडिंग टू पाई बाई 2। बताइए कितना आंसर आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा व्हेन थीटा इज टेंडिंग टू पाई बाई 2? और आपने पढ़ा होगा 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। सो व्हाट विल बी द आंसर? लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने उसके एब्रीविएशन लिख दिया। इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री से थोड़ा पहले आंसर इनफाइनाइट है, 90 डिग्री के थोड़ा बाद आंसर हो जाता है माइनस इनफाइनाइट। टेन थीटा का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो टेन थीटा का ऐसा ग्राफ होता है, ये आपकी 90 डिग्री की लाइन है, और इधर भी लाइन है, और थोड़ा सा आगे, फिर इसको चलो आगे रहने देते हैं, इतना ही बना देता हूं। तो टेन थीटा का जो ग्राफ होता है ना, कुछ कुछ ऐसा ग्राफ होता है। टेन थीटा यहां से शुरू करते हैं, जीरो तक जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ती चले जाएगी। उसके बाद सडनली टेन वापस यहां से शुरू होगा, और फिर ऐसे ऊपर चलता जाएगा। ये आपकी लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस या थीटा, और एक इसकी वैल्यू दिस इज वाई। तो ये था आपका 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू। अब बताओ पाई बाई टू से थोड़ा पहले 10 की वैल्यू कितनी है? पाई बाई टू से थोड़ा पहले 10 की वैल्यू क्या है? ऊपर जा रही है इनफाइनाइट। जैसे ही पाई बाई टू जंप हुआ, आंसर कहां गया सडनली? माइनस इनफाइनाइट। सो दिस वैल्यू इज प्लस इंफिनिटी, दिस वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी। अब आप कमेंट करो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी व्हेन थीटा इज टेंडिंग टू पाई बाई टू? इनफाइनाइट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा आपको? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मीनिंग है? बहुत देखिए, ऐसे तो हम इसको 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, हम इसको रट भी लेते हैं। बहुत सिंपल लेमन टर्म्स में आपको एकदम समझ आ जाए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि आपके फंक्शन की वैल्यू किसी एक फिक्स नंबर की तरफ नहीं जा रही है। फिक्स इनफाइनाइट एक फिक्स नंबर नहीं है, याद रखना हमेशा। इनफाइनाइट इज नॉट ए फिक्स नंबर। आप चलिए मैं इसमें आपको दूसरा डाउट भी हटा देता हूं, जिसमें हालांकि कई बुक्स में ये उल्टा लिखा होता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, y is equal to 10 square theta where x is tending to pi by 2। अब बताओ क्या आंसर आएगा? अब आप कहेंगे भाई अब तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो अगर ये माइनस साइन भी था तो क्या बन गया होगा? प्लस बन गया होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? जल्दी बताइए। y is equal to 10 square theta where x is tending to pi by 2, so what is the value of y? Limit does not exist or infinite? देखिए y की वैल्यू, अब मैं इसमें दूर कर देता हूं, y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? ये बताओ। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है, जो उसकी सही डेफिनेशन है कि y का आंसर एक फिक्स नंबर की तरफ जाना चाहिए। फिक्स नंबर कैसा होता है? 10, 20, 30, 1/10। इनफाइनाइट एक रेंज की तरफ आपको इशारा करते हैं, फिक्स नंबर की तरफ नहीं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि y बहुत बड़ा नंबर होगा, y विल बी वेरी वेरी लार्ज नंबर, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी कुछ हालांकि डिबेटेबल आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारी जगह आपको ये भी मिलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन जो सेफर साइड हम बोल सकते हैं, हम ये तो बोल सकते हैं कि y इज क्या होना चाहिए? y इनफाइनाइट। भाई y जीरो तो होगा नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगा, बिकॉज उसका बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब आप उसके बारे में कमेंट कर सकें, फाइनल कमेंट कर सकें कि आंसर इज 1, आंसर इज 2, आंसर इज 9। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर नहीं है। समझ लो ना दोनों में क्या डिफरेंस है। इनफाइनाइट एक फिक्स नंबर नहीं है, उस पर कभी कमेंट नहीं कर सकते आप। इनफाइनाइट तो हमने एक बहुत अननोन चीज को एक नाम दे दिया, एक सिंबल दे दिए। सो इनफाइनाइट इज बिगर देन एनी नोन नंबर। इनफाइनाइट कुछ ऐसी चीजें जैसे आप कहते हैं कि भाई अर्थ और स्काई हमें मिलते हुए दिखते हैं, पर वो कभी मिलते नहीं है। आप उसके दूर जितना भी आप दूर जाएंगे, उससे भी पीछे आपको उसकी बाउंड्री पे मिलते हुए देखेंगे। तो वैसे ही इनफाइनाइट है, हर नोन नंबर से बड़ा इनफाइनाइट है। आप कितना बड़ा नंबर डाल दो,
उससे बड़ा इन्फाइनाइट है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन हमें इन्फाइनाइट वाले केस में बहुत कोशिश रहना चाहिए कि ये प्लस माइनस इन्फाइनाइट तो नहीं है, और अगर ये प्लस माइनस है तो उससे भी गड़बड़ हो जाती है। तो एक तो लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं करती है LHL इज इक्वल टू RHL। दूसरा कि अगर आपके पास इन्फाइनाइट आ जाए तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेनली तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए एक इसका क्वेश्चन करिए आप, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि लोग जल्दबाजी में इसका आंसर लिख देते हैं इनफाइनाइट। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, जीरो के आसपास है, 1/0 माइनस समथिंग, तो दिस आंसर इज माइनस इंफिनिटी। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/0 प्लस h इज इक्वल टू 1/h इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, और अगर मैं आपको 1/x का ग्राफ बना के दिखाऊं तो 1/x का ग्राफ भी बड़ा आसान होता है, ये ऐसा ग्राफ आता है। इधर तो ये ग्राफ ऐसे चलता है, ये ग्राफ, और इधर ये ग्राफ ऐसा आता है। ये 1/x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1/x, दिस वैल्यू इज x एंड दिस वैल्यू इज y। तो आप बताइए, जब x 0 के आसपास है तो एक बार तो ये प्लस इन्फाइनाइट ऊपर जा रहा है और अगले ही मोमेंट है नीचे आ रहा है, तो आप ये नहीं कह पाएंगे इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। ये बताइए कितना आंसर। इवेल्युएट लिमिट 1/x², x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, आंसर विल बी 0। भाई x अगर इनफाइनाइट है तो उसमें प्लस माइनस तो होगा नहीं, इनफाइनाइट के पास जा रहे हैं हम, तो आंसर कितना हो जाएगा, y विल बी 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, आंसर विल बी 0। और प्लस माइनस 0 तो वैसे भी सेम आंसर होते हैं। इसमें कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, 1/इनफाइनाइट इज पक्का 0, तो लिमिट एग्जिस्ट और आंसर कितना आएगा, 0। ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए, ये कर लीजिए। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इवेल्युएट लिमिट x is tending to 4, x³ minus 64 upon x² minus 6x plus 8। ठीक है, सब कर सकते हैं, आंसर विल बी -24। देखिए a³ माइनस b³ के फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। a³ माइनस b³ इज a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू x² प्लस 16 प्लस 4x डिवाइडेड बाई, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो आप देखेंगे x माइनस 4 कट जाएगा और बचे हुए नंबर में x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए आप, तो ऊपर हो गया 4² इज 16 प्लस 16 प्लस 16, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। सो द आंसर इज
24।